नमस्कार, देश की बात देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियां जयपुर में अपनी 10 दिन से धरने पर वो बैठी थीं और आज तड़के 3 बजे उन्हें यहां से हटा दिया गया है। साथ ही धरने में इनका साथ दे रहे किरोड़ी लाल मीणा के साथ उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प में मीणा चोटिल हो गए, जिसके चलते उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया है। किरोड़ी लाल मीणा जयपुर से 50 किलोमीटर दूर सामोंद थाने के लिए निकले, जहां पुलिस ने उन्हें रोका और इसके बाद वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा अपने राजनीतिक फायदे के लिए शहीदों की पत्नियों का सहारा ले रहे हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सियासत होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन जमकर सियासत भी हो रही है। आप ये तस्वीरें भी देखिए, जहां एक तरफ अपनी मांगों को लेकर ये शहीद जवानों की पत्नियां हैं, ये धरने पर बैठी हुई थीं और दूसरी तरफ बीजेपी अब कुछ और मांगों के साथ इनका साथ देती हुई यहाँ पर नजर आई और उसके बाद हिरासत में भी यहाँ पर वो लिया गया कार्यकर्ताओं को और किरोड़ी लाल मीणा को। और आरोप सीधे यहाँ पर राजस्थान सरकार पर कि वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो एक तरह से सियासत भी अब इस मामले को लेकर हो रही है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने शहीदों के परिवारों को नौकरी देने का झूठा वादा किया था। जब पुलवामा का हमला हुआ और यह अंत्येष्टि हो रही थी, वहां पर जिस समय सिंपैथी वेव थी पूरे देश के अंदर, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री के मंत्री वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो वादे करे वो झूठे वादे थे। सबसे बड़ा प्रश्न है ये। आपके सामने उन्होंने कहा कि परिवार जिसका भी नाम लेगा उस व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। ये वीडियो हमने सोशल मीडिया पे भी डाला हुआ है और आपको हम फोन पे भी भेज रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे वादे करती है। एक के बाद एक इनके वादे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। यहां पे वीरांगनाओं को ऐसे समय पर इन्होंने झूठा वादा करा। अगर वादा करा है, मुख्यमंत्री साहब से सलाह लेकर वहां पे पहुंचे हैं उनके मंत्री, तो अपनी बात पर खरा उतरना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। हमारी सहयोगी हर्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलते साथ जानकारी के लिए। हर्षा, ये भी आप बताइए कि आज क्या क्या हुआ इस मामले को लेकर। और दूसरा, बीजेपी तो सीधा कह रही है झूठे वादे राजस्थान सरकार ने किए इनसे, तो इनकी जो मांगे थी वीरांगनाओं की, उनका क्या हुआ फिर? देखिए, ये जो पूरा मसला है ये 28 फरवरी से है, जब से ये 3 महिलाएं जो हैं, जो शहीदों की पत्नियां हैं, ये यहाँ पर धरने पे बैठी हैं और इनके साथ है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो एक तरह से इसकी पूरी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो मामला ये हुआ है कि सारी मांगों पर इनकी मांग थी कि 2 की मांग थी कि उनके देवर को नौकरी दी जाए, एक और मांग थी कि घर के सामने सड़क चौड़ी की जाए और मांग थी कि कहीं जो शहीद है उनकी मूर्ति लगाई जाए और विद्यालय उनके नाम हो। तो मुख्यमंत्री ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है राजेंद्र गूढ़ा, उनको भेजा था और फिर उन्होंने सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भी भेजा था। सब मांगों पर सहमति हो गई थी, लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने जो नौकरी है उसको लेकर ट्वीट किया और उसी की वजह से ये पूरा मामला अटक गया है। नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि कितना उचित है, क्योंकि जो नौकरी है वो जो शहीद होता है उसके बच्चे को दी जाती है और ऐसे में अगर बच्चा नाबालिग होता है तो वो नौकरी जो है बच्चे के लिए सुरक्षित रखी जाती है जब तक वो बच्चा बालिग होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि कितना उचित है कि जो शहीद है उसके बच्चे का हक लेकर आप किसी रिश्तेदार को दे दें। और उन्होंने इसलिए ये कहा था क्योंकि राजस्थान में अलग अलग समाज हैं और अलग अलग समाजों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो कई रीति रिवाज ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी जो अगर भाई की डेथ हो जाती है अर्ली एज में या शादी में जल्दी में, तो कभी कभी भाभी को देवर से भी शादी करनी पड़ती है या उसी परिवार में किसी से शादी करनी पड़ती है। कभी कभी जो महिला है वो नाथे चली जाती है और ऐसे में जो सरकार का जो रवैया है या सरकार का जो रुख है वो ये है कि किसी को किसी तरह से मजबूर नहीं किया जाए। अगर किसी और को नौकरी दे देंगे तो कोई किसी तरह का दबाव महिला पे भी पड़ सकता है या परिवार पे भी पड़ सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो बच्चे का हक है, क्योंकि आखिरकार वो जो बच्चा है वो बिना बाप के बड़ा होगा, तो आगे जाके उसके लिए सुरक्षित एक सरकारी नौकरी हो, ये सरकार का रुख था। अब इसको लेकर मांग
अटक गई है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये सवाल किया था कि जब गुर्जर आंदोलन हुआ था तो उसमें जो लोग मारे गए थे उनके परिवार वालों को नौकरी दी गई थी। तो ऐसे में इसमें क्यों नहीं हो सकता है, नियमों में प्रावधान क्यों नहीं हो सकता है। इसके बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, मुख्यमंत्री नहीं मिले, पुलिस ने इन शहीद की पत्नियों को रोक दिया और फिर रातों रात जो थे उनका वो धरना हटा दिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल उस समय 3 बजे रात को धरना स्थल पे नहीं थे, उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जो शहीद की पत्नियां थी उनको अपना घर पहुंचाया गया है। एक कोटा की है, एक जयपुर के पास सामोद साइड की है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शायद, ऐसे पुलिस को अंदेशा था कि शायद वो उस वीरांगना को, उस शहीद की पत्नी को मिलने जा रहे थे। रोहित दास लांबा है, उनकी पत्नी को शायद मिलने जा रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं दर्शन करने जा रहा हूं, लेकिन उनको वहां पर रोक के पुलिस उनको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गई। उसमें पुलिस और उनमें हाथापाई हुई। उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि उनके गले में चोट आई है, अभी वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। और दूसरी ओर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टकराव की स्थिति है और कल बीजेपी ने कहा है कि राज्यव्यापी इस पर धरना प्रदर्शन होगा। शुक्रिया हर्षा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो कल बीजेपी का कहना है कि इस पर राज्यव्यापी जो है वो धरना वो करेंगे। और क्या ये पूरा मामला है आपने यहाँ पर देखा, सियासत भी अब इस पर जोर शोर से हो रही है और इस पर अपडेट भी हम आपको लगातार जो है वो देते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताएं कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने 7 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने कल तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी। ईडी ने अदालत से मनीष सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड की मांग की थी और इस बीच सीबीआई वाले केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई भी जो है वो टल गई है और अब 21 मार्च को जो सुनवाई है इस पर जमानत पर वो यहाँ पर होगी। और फिलहाल ईडी की 7 दिन की रिमांड पर जो है वो कोर्ट ने यहाँ पर मनीष सिसोदिया को भेज दिया है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। शरद, एक तो ये कि जो जमानत का सुनवाई थी वो 21 मार्च के लिए टल गई है, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर ये थी कि ईडी को कितना वक्त मिलता है। काफ़ी लंबी सुनवाई हुई, बताइए क्या क्या आज कोर्ट में हुआ इसको लेकर। देखिए, लगभग 2 घंटे की लंबी सुनवाई हुई और ईडी का जो इसमें पक्ष था वो ये था कि उनका ये दावा है कि मनीष सिसोदिया ने जो पॉलिसी बनाई उसके अंदर 5% से बढ़ाकर जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 12% पे ले गए। और ईडी का ये कहना है कि ये जो 5-6% ये जो बढ़ाया है ये वापस किकबैक के तौर पर, दलाली के तौर पर वापस आम आदमी पार्टी नेताओं को मिला है। 100 करोड़ रुपए जो हैं आम आदमी पार्टी नेताओं को मिले हैं। और ये जो बढ़ाया गया है प्रॉफिट मार्जिन, इस पे कहीं भी अप्रूवल नहीं ली गई और सीधा ही अपने सचिव को मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि इस बात को आप फाइनल रिपोर्ट में रख दीजिए। ये दावा किया है ईडी ने, यही सीबीआई भी पहले से बात कह रही है। जबकि मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि सारी की सारी जो पॉलिसी बनती है वो ब्यूरोक्रेट और इलेक्टेड गवर्नमेंट मिलकर बनाते हैं, अलग अलग स्तर पर कंसल्टेशन होते हैं। और ये जो पॉलिसी है ये एलजी के पास भी गई है। एलजी जो कि खुद केंद्र सरकार है, उन्होंने इसमें कई क्वेरी डाली, लेकिन इसमें किसी भी क्वेरी में ये बात नहीं थी जो कि ईडी उठा रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब आप सबसे पूछताछ कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आप दिल्ली के उपराज्यपाल से भी पूछताछ करेंगे। ये भी एक तरह का तंज कसा गया कि आजकल फैशन हो गया है कि जो जांच एजेंसी है वो किसी को गिरफ्तार करना अपना अधिकार समझती है और कोर्ट को इसके बारे में देखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने भी इस बात पर तंज कसा कि 3 वकील मनीष सिसोदिया की तरफ से लगे हुए हैं कि क्या ये वाकई मामला इतना बड़ा है। तो दोनों तरफ से ये दलीलें चली। उसके बाद कोर्ट ने 7 दिन की ईडी की हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेज दिया है। इसका मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। कैसे? वो ऐसे बढ़ गई हैं कि अभी तक मनीष सिसोदिया जो एक्साइज पॉलिसी में करप्शन का मामला था उसमें केवल ईडी के केस में फंसे हुए थे, सीबीआई के केस में फंसे हुए थे और उनको बाहर आने के लिए केवल सीबीआई के केस में जमानत चाहिए थी कल तक। लेकिन अब यह हो गया है कि अब क्योंकि ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया और ईडी की पहले तो 7 दिन की हिरासत है वो होगी और उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया सीबीआई वाला जो केस है उसमें जमानत पर आर्ग्यू करेंगे और उसके बाद अगर इसमें जमानत मिल जाती है तो ईडी के केस में जमानत पर जो है बहस करेंगे।
तब जाकर जब दोनों केस में जमानत मिल जाएगी तब मनीष सिसोदिया बाहर आ पाएंगे। तो फिलहाल जो बाहर आने की बात है वो फिलहाल अब थोड़ी और दूर हो गई है मनीष सिसोदिया से। 1 हफ्ते का समय अब जांच एजेंसी के पास होगा और ये काफी समय होता है जिसमें जांच एजेंसी का कहना है कि वो मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे और कुछ अधिकारी हैं उनसे मनीष सिसोदिया का सामना करवाएंगे। शुक्रिया शरद आपका इस सब जानकारी के लिए। तो 7 दिन का वक्त यहाँ पर ईडी को मिला है। ईडी और सीबीआई इस मामले को देख रहे हैं जो आबकारी नीति का मामला है, और ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद यहाँ पर इनको जो है 7 दिन का वक्त ईडी की हिरासत में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि नौकरी के लिए कथित जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज लालू यादव के रिश्तेदारों से लेकर उनके करीबियों के 15 से 20 ठिकानों पर छापा मारा। और इससे पहले इस मामले में इसी हफ्ते सीबीआई लालू यादव और राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर चुकी है, और अब बड़े स्तर पर ईडी की छापेमारी जो है वो की गई है। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव का आवास। यहां शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे ईडी की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलता रहा। वहीं लालू यादव की बेटी हेमा यादव से लेकर गाजियाबाद में रह रही उनकी बेटी रागिनी यादव के घर पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी की स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए? एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक ये रेड देश के अलग अलग जगहों पर लालू यादव के रिश्तेदार और उनके करीबियों के 15 से 20 लोकेशन पर की गई। इसमें दिल्ली, यूपी, मुंबई और बिहार के इलाके शामिल हैं। इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कहा कि यह अन्याय हम याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा। बहन के छोटे छोटे बच्चों ने क्या गुनाह किया है? गर्भवती भाभी ने क्या गुनाह किया है? क्यों सबको टॉर्चर किया जा रहा है? आज सुबह से सबको टॉर्चर किया जा रहा है। इन लोगों का गुनाह सिर्फ इतना ही है ना कि फासिस्ट और दंगाइयों के आगे कभी नहीं झुका लालू राबड़ी परिवार। तुम लोगों के इस अन्याय का जवाब वक्त आने पर मिलेगा। अब यह सब बर्दाश्त से बाहर है। घोटाला साबित करने के लिए सबूत जरूरी है और उसी सबूत की तलाश में ये छापेमारी है। ये दिल्ली में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का आवास है। परिवार हो, रिश्तेदार हो या फिर लालू यादव के करीबी, इस रेड में सभी रडार पर हैं। वहीं पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में लालू यादव के करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना के घर पर भी ईडी की टीम शुक्रवार को पहुंची। कहा यह रेड आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर है। जांच चल रही है या जांच खत्म हो गई है? कितने लोगों की टीम है? अभी कुछ नहीं पता। कितने लोगों की टीम है? कितने लोगों की? 4 लोगों की टीम। 4 टीम है या 4 लोगों की? 4 लोगों की। कौन सा मामला है? टाइम टेबल नहीं होती है। जी सुनिए, एक मिनट, कौन साइड प्लीज। किस मामले में? मामला क्या आ रहा है? मामला क्या है? मामला बता दीजिए। आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है और कुछ नहीं। आय से अधिक संपत्ति। मगर इस छापे को रेलवे में नौकरी के लिए कथित जमीन घोटाले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ये कथित घोटाला 2004 से 2009 के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान हुआ बताया जाता है। अब बिहार में राजद की सरकार में सहयोगी जदयू भी इसको पॉलिटिकल बता रही है। 2008 में जब यह मामला उठा था तो यह मामला सीबीआई को गया था जांच के लिए। सीबीआई ने इसकी प्रारंभिक जांच करके कोई साक्ष्य नहीं पाया था और सीबीआई ने इसको फाइल को बंद कर दिया था। दूसरी बार जब सुश्री ममता बनर्जी भारत की रेल मंत्री बनी थी, उन्होंने भी इस मामले को सीबीआई को भेजा था और उसके बाद भी सीबीआई ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ये कह के इस मामले को बंद कर दिया। अब अचानक जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में शामिल हो गए और राष्ट्रीय जनता दल ने इसका तहे दिल से भरपूर स्वागत किया, तो उसके बाद इसमें कहां से साक्ष्य मिल गया भाई? आपका कहने का मतलब यह है कि लालू यादव या राबड़ी देवी या उनका परिवार
आप लोगों के साथ राजनीतिक गठबंधन का खामियाजा उठा रहा है। स्वाभाविक तौर पर बिहार में जो महागठबंधन बना उसका खामियाजा है। इस कथित घोटाले में सीबीआई ने सोमवार को पहले राबड़ी देवी से पूछताछ की थी, फिर उसके अगले ही दिन दिल्ली के मीसा भारती के आवास पर लालू यादव से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी। अब ईडी ने पहली बार इस मामले में बड़े स्तर पर रेड को अंजाम दिया है। बिहार से मनीष कुमार के साथ दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। मनीष जी, मामला पुराना है लेकिन सीबीआई ईडी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है इसको लेकर। आज की कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है, क्या तलाश रही थी ईडी? देखिए, ईडी को निश्चित रूप से इस बात की तलाश होगी कि शायद आज के इस छापेमारी के दौरान ऐसा कुछ इंक्रिमिनेटिंग उनको डॉक्यूमेंट्स या ऐसा कुछ रिकवरी हो जिससे वो इस बात का दावा कर सकें कि हाँ, इस मामले की जांच के दौरान उन्हें कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार ऐसा कोई नगद या ऐसा कोई सामान बरामद नहीं हुआ है जिसे ईडी शोकेस कर सके। आजकल ऐसे भी अमूमन छापेमारी के दौरान जब भी कभी नगद बरामद होता है तो उसे रियल टाइम में जो है मीडिया वालों को दिया जाता है। अब सवाल यह है कि ये मामला है क्या, कब से जांच चल रहा है और अब इस जांच में इतनी तेजी क्यों है? तो ये मामला 2017 से है। भले ही 2004 से 2009 के दौरान ये घोटाला हुआ हो, कथित रूप से ये घोटाला हुआ हो, लेकिन बाद में भी इसकी जांच हुई थी। 2017 में सीबीआई ने इस मामले की प्रारंभिक जांच की थी और जैसा कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बता रहे थे कि प्रारंभिक जांच में बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिला था, लेकिन पिछले साल अप्रैल मई महीने के बाद से अचानक इस मामले को सीबीआई ने रीओपन किया। अब इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं। जहां आरजेडी के नेताओं से अगर आप बात करेंगे ताबिज, तो उनका कहना है कि चूंकि नीतीश कुमार से उनके संबंध मधुर होने लगे तो एक तरह से नीतीश कुमार के ऊपर और आरजेडी के ऊपर भी दबाव के राजनीति के तहत ये छापेमारी हुई। लेकिन लालू यादव जो हैं उससे डरे नहीं और उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार फिर से बनाई। अब सवाल यह है कि पिछले 10 दिनों के दौरान ये जांच जो है सीबीआई और ईडी दोनों का काफी तेज उनके तरफ से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जांच के फ्रंट पे तेजी दिख रही है। इसके बारे में भी आरजेडी का कहना है कि चूंकि तेजस्वी यादव काफी आक्रामक हैं, पूर्णिया में महागठबंधन की 25 फरवरी को रैली हुई, उसमें भी उनका जो भाषण था उसमें वो काफी केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ काफी आक्रामक थे। फिर उन्होंने एक ज्वाइंट मेमोरेंडम पे सिग्नेचर भी किया था और जो ये आज मनोज झा ने कहा है कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा वो रिटायर करने वाले हैं, तो उन्हें लगता है कि इस तरीके के जांच को दिखाकर वो सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से प्रभावित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो या महागठबंधन के अन्य लोग, सब ये मानकर कह रहे हैं, सबका यही कहना होता है कि इस पूरा मामला जो है वो राजनीतिक है। अगर साक्ष्य होता तो 2017-18 में ही आप सीबीआई हो या ईडी हो इस मामले में जरूर निश्चित रूप से चार्जशीट करती। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। शुक्रिया मनीष जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए, ईडी की जो कार्रवाई ये हुई, कई जगहों पर ईडी के छापे पड़े। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको दबाव की राजनीति बताती हैं और ऐसा यहाँ पर आरजेडी की तरफ से भी इस कार्रवाई को लेकर कहा जा रहा है। अब एक और पार्टी के बारे में आपको बताते हैं। बीआरएस भी कुछ ऐसी बातें कहती है इन कार्रवाई को लेकर और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति दल की नेता के कविता शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठी और इस धरने को महिला आरक्षण के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की बीआरएस की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। जंतर मंतर पर शुक्रवार को ये शक्ति प्रदर्शन महिला आरक्षण के नाम पर हुआ। विपक्ष के 13 दलों ने एक आवाज में मोदी सरकार पर ये आरोप लगाया कि वो जानबूझकर महिला आरक्षण बिल की बात नहीं कर रही। आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है जहां पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है, तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे।
उल्लेखनीय ये भी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शनिवार को कविता से शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ करने वाला है। वैसे विपक्ष में एकता केंद्रीय जांच एजेंसियों का नतीजा भी है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जहां चुनाव आने वाले होते हैं वहां मोदी सरकार अपनी जांच एजेंसियां भेज देती हैं। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है, सारे विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, सबको जेल में डालेंगे, सब पे सीबीआई ईडी छोड़ेंगे। मैंने तो कहा था कि भाई मुर्दों से भी पूछताछ के लिए कानून लेके आइए, आप जो करना है कीजिए। लेकिन लोग देख रहे हैं इस बात को और समय आने पर जवाब देंगे। पुराने बीजेपी के समर्थक दल भी इस धरने में मोदी सरकार के खिलाफ बैठे। हर पार्टी इसको अपने मैनिफेस्टो में रखती है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है और सब पार्टियों के मैनिफेस्टो में है। लेकिन जब संसद में बात होती है तो सब चुप्पी धारण कर लेते हैं। मैं आशा रखता हूं कि इस प्रोटेस्ट के साथ संसद में फिर आवाज़ उठेगी और 24 की चुनाव से पहले ये बिल पास करवाया जाएगा। देश भर से 29 राज्यों में से आए अलग अलग महिला संगठनों ने धरने में हिस्सा लिया और मोदी सरकार को अपने पुराने वादे याद दिलाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए है कि संविधान जब हमको हर क्षेत्र में बराबरी देता है तो हमको प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में भी बराबरी मिलनी चाहिए। और हम ये मानते हैं कि चूंकि राजनीतिक दल टिकट नहीं देते हैं महिलाओं को, इसलिए वो वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं। इसलिए ये विधेयक का कानून में बनना ज़रूरी है ताकि अनिवार्य रूप से हर पार्टी को 33% जो सीटें होंगी वो सीटें आरक्षित होंगी। तो 33% जो पार्लियामेंट होगा, जो विधानसभा होगी, उसमें 33% महिलाएं होंगी ही होंगी। दिलचस्प ये भी है कि महिला आरक्षण बिल बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र का हिस्सा था, लेकिन फिर भी सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है। जय भारत। महिला आरक्षण बिल बहुत ही संजीदा मामला है, लेकिन पेचीदा मामला है। पिछले 27 सालों से इस बिल के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई राजनीतिक दल इसे सिरे तक नहीं ले जा पा रहा है। आज जंतर मंतर पर यहाँ पर महिलाएं अलग अलग राज्यों से इकट्ठा हुई हैं और इनका कहना है कि इस बिल को अब वो पास करवा कर ही रहेंगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए आखिर किसके भरोसे है भोपाल के हबीबगंज स्टेशन की सुरक्षा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको एक रिपोर्ट हम भोपाल से दिखाते हैं। यहाँ पर लगभग 2 साल पहले भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया गया और इसे देश के पहले निजी तौर पर संचालित विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में पेश किया गया। लेकिन हालात ऐसे हैं कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए पूरे सुरक्षाकर्मी तक नहीं है। ये रिपोर्ट आप देखिए। माननीय प्रधानमंत्री अब कार्यक्रम स्थल के मंच मध्य प्रदेश से जुड़ी विभिन्न रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, लोगों की अगवानी करते हुए। 15 नवंबर 2021 450 करोड़ रुपए की लागत से देश को पहला निजी हाथों से संचालित रेलवे स्टेशन मिला। कहा गया इस विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन में आम मुसाफिर को एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था मिलेगी। लेकिन इसी स्टेशन में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से लगी बैगेज स्क्रीनिंग मशीनें धूल खा रही हैं। 3 मशीनों को संभालने के लिए किसी पुलिसकर्मी की नियुक्ति नहीं हुई है। 6 मेटल डिटेक्टर आए हैं, लेकिन अभी ये भी नए होने के एहसास में ही हैं। सुरक्षा से संबंधित जो चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि सुरक्षा से संबंधित जो मशीनें यहाँ पे लगाई हुई हैं वो टोटल बंद पड़ी हुई हैं। मतलब किसी भी प्रकार की कोई
चेकिंग मशीनों के द्वारा या किन्हीं स्टाफ के द्वारा यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगाई गई है, पर यहाँ पर कोई कुछ करने को है नहीं, ना चेकिंग होती है, कुछ भी हो जाए। अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन ने तो ये गवर्नमेंट को प्राइवेट कर दिया गया है, पर इसका कोई यहाँ जिम्मेदारी नहीं, ना कोई यहाँ सुरक्षा के कोई भी इंतज़ाम देखे जा रहे हैं और अपना ही जिम्मेदारी है सब कुछ। इस मामले में हमने रेलवे का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने आरपीएफ का पता दे दिया। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने कैमरे पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन सिर्फ इतना कहा, बैगेज स्क्रीनिंग में आरपीएफ के तैनाती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। जल्दी स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती होगी। वैसे प्रशासन एक तरफ पान गुटखे की पीक से स्टेशन की सुंदरता बढ़ाने में लोग भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आरपीएफ थाने की दूरी बमुश्किल 25 मीटर है, लेकिन इस दूरी को तय करने में और प्लेटफॉर्म पर जवानों की तैनाती में 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त लग चुका है और अब भी जवानों की तैनाती की फाइल थाने से प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंची है। शायद रेलवे इसी सूत्रवाक्य पर काम कर रहा है, दुर्घटना से देर भली। ये और बात है कि इस मामले में देरी की वजह से दुर्घटना की पूरी आशंका है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के छपरा में एक शख्स नसीम कुरैशी को प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में गांव वालों ने इतना पीटा कि अस्पताल के रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अब स्थानीय पुलिस का कहना है कि प्राथमिकी में नामजद 5 में से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीवान जिले के हसनपुरा गांव में नसीम कुरैशी के परिवार में सन्नाटा पसरा है। मंगलवार को 56 वर्षीय नसीम की बगल के सारण जिले के योगिया गांव में गांव वालों ने बुरी तरह मारा। उन्हें शक था नसीम ने प्रतिबंधित मांस रखा है। साथ में उनका भतीजा फिरोज था जिसने भागकर जान बचाई। उसके अनुसार नसीम की मौत अस्पताल ले जाने के समय हुई। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने नसीम को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने काफी समय खाना पूर्ति करने में लगा दिया। दोनों आदमी साथ में जा रहे थे, चाचा और हम गाड़िए पे थे, वो चला रहे थे, हम बैठे थे, ठीक है। उसके बाद से वो अवल जब तक जीते हुए हैं थी से सरपंच जी दूर से देखे जब इनको तो कर रहे हैं कि आ रहा है, उसको धरो, उसको मारो साले। कोई ऑर्डर दिए तो हम बुझ गए, देखे डंडा उल्टा हाथ में, कूद कर हम भाग चले। उनको आदमी दौड़ाया, हम निकल गए आगे, इनको धो लिया, सब इनको लगा से मारने। वहीं पुलिस का कहना है कि नसीम के पास से प्रतिबंधित मांस बरामद तो हुआ और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें 5 नामजद व्यक्तियों पर एफआईआर हुई है, जिसमें 3 को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक वहां पर जो है सुशील सिंह सरपंच बताया जा रहा है। बाकी लोगों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं जैसा आपको बताया, और शीघ्र ही हम इसमें आरोप पत्र समर्पित करेंगे। हालांकि इस मामले में पुलिस कार्रवाई का हवाला दे रही है, लेकिन सच्चाई है कि बिहार में ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। सीवान से अविनाश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यह वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मौसमी बुखार के बारे में क्या एहतियात आपको बरतने चाहिए और किस तरह आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। ब्रेक के बाद मौसम बदल रहा है और इस दौरान अक्सर जो है बुखार आ जाता है, लोगों को गला खराब हो जाता है। लेकिन आजकल जो इस तरह की परेशानी आप देख रहे हैं उसके पीछे की वजह इन्फ्लुएंजा H3N2 को बताया जा रहा है और मौसमी इन्फ्लुएंजा H3N2 के बढ़ते मामलों पर सरकार भी नज़दीकी से नज़र रख रही है। इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए ICMR ने एडवाइजरी जो है वो जारी की है। इसमें काफ़ी वक्त तक जो है वो गला खराब रहता है, तेज़ बुखार लोगों को आ रहा है और अब इसको लेकर ICMR ने एडवाइजरी यहाँ पर जारी की है।
हमारे सहयोगी परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, बताइए आईसीएमआर की इस एडवाइजरी के बारे में, और कब तक ये माना जा रहा है कि इस तरह के मामले जो है वो रह सकते हैं या इनसे छुटकारा लोगों को मिल सकता है? देखिए, आपके सवाल के जवाब देने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये सतर्कता या इस तरीके के एक्शन में सरकार तब दिखी है जब इन्फ्लुएंजा से H3N2 से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कर्नाटक में और दूसरा हरियाणा में। रही बात इस तरह से मार्च के महीने में मानकर चलते हैं कि हर साल जनवरी से मार्च तक ये फ्लू का कहर रहता है और उसके बाद स्थिति ठीक हो जाती है, तो सरकार भी यही कह रही है। कल नीति आयोग एक अहम बैठक कर रही है इसको लेकर कि किन राज्यों में क्या जरूरत है और कैसे केंद्र उनकी मदद करे इससे निपटने को लेकर। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी बैठक की अपने अधिकारियों के साथ की और ये जायजा लिया कि किस तरीके के हालात हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फिलहाल लोगों को सतर्कता बरतने के मद्देनज़र ये बताना ज़रूरी है कि अगर 3 दिन तक हाई ग्रेड फीवर रहे, खांसी लंबे समय तक रहे, सर्दी रहे या आपको बदन दर्द रहे, कमज़ोरी रहे, तो पैरासीटामोल के अलावा किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर से तुरंत मिले, खुद को आइसोलेट करें, क्योंकि अब फिर से मास्क की ज़रूरत पड़ने लगी है और लोग डॉक्टर भी कह रहे हैं और हॉस्पिटल में भी कई जगहों पे मैंडेटरी किया गया कि मास्क वहाँ पे ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें एहतियातन बरती जा रही है और आईसीएमआर ने भी अपनी एडवाइजरी जारी की है। उधर आईएमए ने कहा कि एंटीबायोटिक लिखने से पहले डॉक्टर परहेज करें या मरीज खाने से पहले परहेज करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आईडीएसपी चैनल के माध्यम से सरकार निगरानी रख रही है कि किन राज्यों में, किन ज़िले में इसके मामले बढ़ रहे हैं और कैसी उनको सहायता केंद्र से चाहिए। उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद को ऑफर किया है कि वो जिस तरीके की सहायता की दरकार रखेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा।